घड़ी में सुबह के 5 बजे बज रहे थे। रीत सोकर उठी थी। रीत बेड पर उठकर बैठी और अपने 3 साल के बेटे आर्थिक को देखे जा रही थी। आर्थिक सोते हुए बहुत प्यारा लग रहा था। प्यारी सी सूरत, गोरा रंग और गोल चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, भूरे बाल। एक बार देखे कोई तो मन ना भरे, बार बार देखने का मन करे, आंखें ना हटे उससे, इतना प्यारा है आर्थिक। 25 साल की रीत उसके बालों पे अपना हाथ फेराते हुए अपने बीते समय को याद कर रही थी। कैसे 20 साल में ही उसकी शादी करने के लिए उसके माता पिता लड़का देख रहे थे। रीत शादी नहीं करना चाहती थी, वो तो पढ़ना चाहती थी। कितना कहा उसने कि मुझे शादी नहीं करनी, मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ। पर उसके माता पिता ये कहते कि शादी के बाद ससुराल वाले पढ़ाएंगे तुमको। रीत अपने घर में दूसरे नंबर पर थी। उससे बड़ा उसका भाई था। रीत के भाई की भी अभी शादी नहीं हुई थी। उसने भी अपनी बहन का साथ दिया था कि रीत तो अभी बीकॉम ईयर में है, कम से कम उसकी पढ़ाई पूरी हो जाने दो। पर उसके माता पिता कहाँ मानने वाले थे। रीत के पापा ने रीत की शादी अपने ऑफिस के दोस्त के बेटे कर्ण से करा देते हैं। कर्ण रीत को बचपन से जानता था और उसे पसंद भी करता था। रीत के ससुराल में सिर्फ कर्ण और उसके पिता थे। कर्ण ने रीत को आगे पढ़ने दिया। 1 साल हो गए, रीत की पढ़ाई भी पूरी हो गई थी। रीत अपने छोटे से परिवार में खुश थी। मम्मा आप उठ गई, आर्थिक आंखों को अपने छोटे छोटे हाथों से मिचलते हुए बोला। रीत आर्थिक की बात सुनकर जैसे होश में आए हों। रीत बोली, गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। आर्थिक बोला, गुड मॉर्निंग मम्मा। रीत मुस्कुराते हुए बोली, चलो बेबी उठ जाओ। आर्थिक, मम्मा आज इतनी सर्दी क्यों उठ गई, आप इतनी जल्दी क्यों उठ गई। रीत, बेबी आप सोते हुए बहुत प्यारे लगते हो। रीत, चलो बेबी जल्दी जल्दी उठो, स्कूल के लिए देर हो जाएगी, जल्दी उठ जाओ, तैयार होना है ना। आर्थिक, ओक मम्मा। रीत ने जल्दी से घर का काम खत्म किया और फिर आर्थिक को तैयार करने लगी। आर्थिक, मम्मा मेरे पापा कहाँ है, मेरे सारे दोस्त के पापा हैं। मम्मा मेरे पापा कहाँ हैं, मेरे सारे दोस्त के पापा हैं। रीत उदास होती हुई बोली, बेबी आपके पापा बहुत दूर रहते हैं इसलिए वो यहाँ नहीं आते हैं। आर्थिक उदास होता हुआ बोला, मम्मा तो वो तब आएंगे, मैं तब पापा से मिल पाऊंगा। बोलो ना मम्मा, तो वो कब आएंगे, मैं कब पापा से मिल पाऊंगा। रीत झूठी मुस्कान अपने चेहरे पर लाती हुई आर्थिक की तरफ देखती हुई बोली, बहुत जल्द मिलोगे बेबी। रीत आर्थिक को स्कूल वैन में बैठाकर उसे बाएं बोलकर घर आ गई। घर पर वो अपने लिए कॉफी बनाकर बालकनी में जाकर खड़ी होकर फिर से अपने बीते कल में चली गई, जब वो और कर्ण अपनी छोटी सी जिंदगी में खुश थे। उसे अभी भी याद है जब कर्ण को पता चला था कि रीत प्रेग्नेंट है। कर्ण कितना खुश था। उसने रीत को अपनी गोद में उठा लिया और उसके माथे को चूम लिया। कर्ण रीत से बोला, तुम देखना रीत, मैं अपने बच्चे को इस दुनिया की सारी खुशी दूंगा, उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। कर्ण ने रीत के पेट पर हाथ रख कर बोला, बेबी आपके पापा आपसे प्रॉमिस करते हैं जब आप इस दुनिया में आओगे ना, मैं हर वो चीज दूंगा जो आपको चाहिए होगा, आपको किसी चीज की कभी कमी नहीं होगी, आई प्रॉमिस बेबी। सुबह के 10 बज रहे थे। सभी एम्प्लॉय आ चुके थे और पूरी बिल्डिंग में अफरा तफरी मची हुई थी, जैसे कोई इंस्पेक्शन की टीम आने वाली हो। सब तेजी से अपना काम निपटाने में पड़े हुए थे। सब अपना 100% वर्क कंप्लीट करने में लगे हुए थे। कई टेबल पर वर्कर्स का झुंड लगा हुआ था। ये वो थे जिनका काम लगभग पूरा हो चुका था। सभी के चेहरे पर खुशी वाले भाव थे। पिछले कुछ दिनों से कंपनी के शेयर भाव आसमान छू रहे थे। ये जाहिर तौर पर ये खुशी की बात है। तभी बिल्डिंग के सामने एक चमचमाती हुई ब्लैक गाड़ी आके खड़ी हुई। गाड़ी का गेट खुलने से पहले ऑफिस में लगा हुआ अलार्म जोर जोर से बजने लगा, जो कि सारे एम्प्लॉयों को बताने के लिए काफी था कि कंपनी के मालिक आ रहे हैं। अलार्म सुनते ही सारे एम्प्लॉय तेजी से अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। सबके हाथों में कांग्रेचुलेशन कार्ड और एक फूल था, जिसको उन्होंने ने अपनी अपनी डेस्क के आगे रख दिया था। गाड़ी के ऑफिस के आगे रुकते ही गार्ड ने तेजी से कार का दरवाजा खोला और कार से 35 या 37 साल का युवक निकला। 6 फीट से अधिक हाइट, मस्कुलर बॉडी, थोड़ी हल्की बड़ी हुई सेव और दुनिया भर की कठोरता चेहरे पर थी। सर पर पैर तक उसने ब्लैक कलर का ही कॉम्बिनेशन पहने रखा था। बस हाथ में चमचमाती हुई सोने की चेन वाली राडो घड़ी और ब्लैक सूट पर लगाया हुआ सोने की कलम, जिसमें कि हीरे जड़े हुए थे और उन हीरों से ही उस पर आर लिखा हुआ था। युवक ने एक नज़र सामने खड़ी 10 मंजिला इमारत पर डाली और सीधे ऑफिस गेट से चला गया। ऑफिस तक पहुंचने के लिए उसने पर्सनल लिफ्ट का यूज किया। ये है मिस्टर रणविजय सिंह राणावत, रॉयल राजपूताना के एमडी। पिछले करीब 5 साल रॉयल राजपूताना के एमडी के पद पर निर्विरोध चुने जा रहे हैं।
पहले तो इनकी कंपनी केवल इंडिया के टॉप 10 में आती थी, लेकिन जब से इन्होंने इस कंपनी का कार्यभार संभाला है, तब से लेकर आज तक कंपनी ने सिर्फ सफलता की ऊंचे मुकाम को ही छुआ है, जिसका परिणाम है कि आज विश्व की प्रमुख कंपनियों में एक हैं। पिछले एक सप्ताह तक से ये वर्ल्ड टूर पर निकले हुए थे और इसी दौरान इन्होंने करीब 4 कंपनियों को ओवरटेक किया था और कई कंपनियों के साथ अच्छी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था, जिससे इस पूरे ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को काफ़ी फायदा होने वाला था। इस कारण इस टाइम मार्केट में इनकी कंपनी के शेयर इतनी तेजी से उछले थे कि इन्होंने पिछले 20 साल से लगातार शीर्ष स्थान पर रहने वाली कंपनी को पीछे छोड़ दिया था। 7th फ्लोर पर इनका ऑफिस था। लिफ्ट सीधे 7th फ्लोर पर रुकी। गेट के ओपन होते ही दरवाजे के ठीक सामने इनकी सेक्रेटरी मिस आर्या, उम्र 26 साल, खड़ी थी। उसने गुड मॉर्निंग विश किया और कंपनी के नए मुकाम के लिए बधाई दी। मिस्टर रनावत ने उनकी बधाई का जवाब देना जरूरी नहीं समझा और तेजी से अपने केबिन की तरफ बढ़ चले। आर्या उनके पीछे भागती हुई उनसे आज की शेड्यूल बताई जा रही थी। केबिन पर पहुंचकर मिस्टर रनावत ने आर्या को देखा। आर्या ने उनके आंखों के इशारे को समझ गई और उसने तेजी से सिर हिलाकर कहा, ओके सर, मैं लाती हूँ। मिस आर्या ने एक गहरी सांस छोड़ी और मिस्टर रनावत के लिए कॉफी बनाने के लिए चली गई। हाय मिस आर्या। कॉफी लेकर जैसे ही वो मुड़ी, उसके पीछे सार्थक खड़ा था। ओह हेलो, तुमने तो मुझे डरा दिया, आर्या घबराते हुए बोली। किसी तरह उसने मग से कॉफी छलकाने से बचाया। सार्थक, क्या हुआ मिस आर्या, सब ठीक तो है ना? जब कोई बात करेगा तो कुछ सामने वाले को पता चलेगा कि उस इंसान को चाहिए क्या, आंखों से इशारे से कैसे पता चलेगा? आर्या मुंह बनाते हुए बोली। सार्थक, अच्छा आप चाचू की बात कर रही हैं? वो ऐसे ही है, पता नहीं चाचू को क्या हो गया है। पहले वो ऐसे नहीं थे, बहुत ही हंसमुख और प्यारे थे वो, पर पता नहीं क्यों अचानक से वो यहाँ अमेरिका आ गए। इसलिए मैं भी पढ़ाई के लिए अमेरिका आ गया चाचू के पास, पर ये तो चाचू का अलग रूप देखा। आर्या बोली, तो अब वो ऐसे क्यों हो गए हैं सार्थक सर? सार्थक, मुझे नहीं पता, मैं छोटे से जानता हूँ, वो ऐसे तो नहीं थे। सार्थक रणविजय के दोस्त आदित्य के बड़े भाई का बेटा था, पर वो अपने चाचा से ज्यादा रणविजय से बहुत क्लोज था। आर्या, मिस्टर रनावत की कोई गर्लफ्रेंड है? सार्थक हंसते हुए बोला। आपको लगता है मिस आर्या की चाचू के गुस्से को देखकर कोई लड़की उनकी गर्लफ्रेंड बनेगी? अच्छा, तो आप ही हमारे चाचू की गर्लफ्रेंड बन जाइए। आर्या सार्थक को हाथ मारते हुए बोली। क्या आप भी सर? मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा सर, आप यहाँ आए, कोई काम था क्या? सार्थक, क्यों, मैं ऐसे नहीं आ सकता हूँ क्या मिस आर्या? आर्या ना, मैं सर हिलाते हुए बोली। नहीं सर, आप आ सकते, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। सार्थक हंसते हुए बोला, मैं मजाक कर रहा था मिस आर्या, वो मैं चाचू को पार्टी का कार्ड देने आया था। आर्या, पर सर तो ज्यादा पार्टी में जाते ही नहीं हैं, बल्कि वो तो बिजनेस पार्टी में भी कुछ देर ही रुकते हैं। सार्थक, मिस आर्या, आप तो चाचू को बहुत अच्छे से जानती हैं। आर्या, ऐसा नहीं है सर, बस उनके साथ रहती हूँ तो उनके बारे में कुछ बातें पता चल जाती हैं। मिस्टर रनावत को देखकर ऐसा लगता है कि वो अपने दिल में बहुत दर्द लिए हैं। सार्थक, क्या आप चाचू को पसंद करती हैं? आर्या जेबती हुई बोली। अरे नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। रणविजय अपने लैपटॉप पर अपने कंपनी के शेयर देख रहा था। आर्या ने डोर पर नोक किया। रणविजय लैपटॉप में ही देखते हुए बोला, येस कम इन। आर्या अंदर आते हुए उसने टेबल पर कॉफी रख दी और बोली, सर, सार्थक सर आए हैं। रणविजय लैपटॉप में देखते हुए ही बोला, हाँ तो अंदर भेज दीजिए, और ये भी कोई पूछने की बात है, आपको पता नहीं है सार्थक और आदित्य इन दोनों में से कोई भी बिना परमिशन के मेरे ऑफिस आ सकते हैं। आर्या डरते हुए बोली, सर मैंने उनसे कहा था पर वही नहीं माने। सार्थक अंदर आते हुए बोला, हेलो चाचू, कैसे हैं आप? रणविजय मुस्कुराते हुए बोला, हेलो सार्थक, और आपको बाहर इंतजार करने की क्या जरूरत थी? सार्थक हंसते हुए बोला, ओके चाचू, ये लीजिए। रणविजय उस कार्ड की ओर देखते हुए बोले, ये क्या है? सार्थक, चाचू घर पर पार्टी है और चाचू ने कहा है कि आपको आना ही होगा। रणविजय ने टोड़ा नाराज होते हुए बोला, ये बताइए कि आप ये देने के लिए यहाँ आए थे, ये आप मुझे घर पर भी तो दे सकते हैं। सार्थक, चाचू मेरा हॉस्टल आपके घर से दूसरी तरफ है तो मुझे उल्टा पड़ता, इसलिए मैंने सोचा कॉलेज जाते वक्त आपको देते हुए जाओ। रणविजय अपनी फाइल में देखते हुए बोला, आप हॉस्टल में क्यों गए? हमारा घर छोटा पड़ गया क्या आपको? जब हमारा घर है तो आप हॉस्टल में क्यों गए? सार्थक मुंह बनाते हुए बोला, तो मैं क्या करता चाचू, मैं यहाँ आपके पास रहने आया था, पर आप तो 1 महीने के लिए आप बाहर चले गए थे, तो मैं अकेले उस घर में क्या करता, इसलिए मैं हॉस्टल में रहने लगा।
रणविजय मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, लेकिन मैं अब आ गया हूँ तो आज ही आप अपना सामान लेकर हमारे घर में शिफ्ट हो जाइए और अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा, ओके। सार्थक हंसते हुए बोला, ओके चाचू, मैं आज ही आपके अपना सारा सामान लेकर आपके घर में शिफ्ट हो जाऊंगा। सार्थक उठते हुए बोला, ओके चाचू, मैं चलता हूँ, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। रणविजय सार्थक को अपनी कार की चाबी देते हुए बोला, ये मेरे नई कार की चाबी। सार्थक खुश होते हुए रणविजय को थैंक्स बोला और जाते हुए आर्या को फ्लाइंग किस देते हुए उछलते हुए वहां से चला गया। आर्या ये देखकर मुस्कुरा दी। रणविजय फिर से अपने लैपटॉप में देखते हुए आर्या से बोला, मिस आर्या, मैं आपको यहाँ काम की सैलरी देता हूँ ये सब करने की, और सार्थक अभी नादान है और यहाँ पढ़ने आया है और आप उससे दूर रहिएगा और अपने काम पर ध्यान दीजिए, ओके। आर्या हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, सॉरी सर, ये बोलकर आर्या वहां से चली गई। रणविजय गुस्से में अपने लैपटॉप में देखा और फिर चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें पैसा चाहिए था ना, इस पैसे के लिए ही तुमने मेरे प्यार को ठुकराया था ना, आ रहा हूँ मैं, मुझे मेरा प्यार लौटा देना। साक्षी, वो मुझे नौकरी की जरूरत है, तुम मुझे कोई नौकरी दिलवा सकती हो। रीत परेशान होते हुए अपनी बेस्ट फ्रेंड साक्षी से फोन पर बात कर रही थी। साक्षी, उम्र 25, जो रीत की बचपन की दोस्त, उसकी फैमिली, सब कुछ वो ही थी। वो उसकी स्कूल से दोस्त थी। साक्षी रीत के मजे लेते हुए बोली, क्यों जी, तुम्हारी उस नौकरी में क्या हुआ, फिर से वही प्रॉब्लम आ गई क्या? साक्षी रीत को ऐसा चुप देखकर गंभीर स्वर में बोली, क्या हुआ रीत, कोई ज्यादा ही बड़ी प्रॉब्लम है क्या? रीत कुछ देर चुप होती हुई बोली, हाँ साक्षी, वही प्रॉब्लम है। मैं जहाँ नौकरी को जाती हूँ तो वो मेरी क्वालिफिकेशन नहीं देखते हैं, बल्कि वो मुझे एक अकेली औरत देखकर बस मुझे अपनी हवस मिटाने का सोचते हैं। उनकी आंखों में जब मैं अपने लिए गलत नजर देखती हूँ तो मन करता है मैं खुद की जान ले लूं, पर आर्थिक के लिए जीना है मुझे, अपने बच्चे को उसके पापा की कमी नहीं होने देना चाहती हूँ, पर मैं क्या करूँ साक्षी। ये बोलते ही रीत रोने लगी। रीत बहुत ही सुंदर थी, बहुत ज्यादा ही। गुलाबी गाल, बड़ी और भूरी आंखें, गुलाब के पत्तियों जैसे उसके होंठ, जब उसके होंठों पर हंसी आती थी तो और भी ज्यादा प्यारी लगती थी। लंबे बाल जो उसके कमर तक आते हैं। रीत एक बच्चे की माँ है, पर उसे देखकर कहा नहीं जा सकता कि उसका कोई बच्चा है, पर उसके आंखों में एक उदासी हमेशा ही रहती है। उसके उन होठों पर पता नहीं कब से मुस्कान ही नहीं आई है। साक्षी रीत का दुख जानती भी थी और समझती भी थी। वो रीत को समझते हुए बोली, रीत चुप हो जाओ, रो मत। मैं जिस रीत को जानती हूँ वो इतनी कमजोर नहीं है कि वो इतनी जल्दी हार मान जाए। तुमको इस दुनिया को दिखाना है रीत, कि एक सिंगल मदर अपने बच्चे को बिना किसी की हमदर्दी के उसका ख्याल रख सकती है, वरना तुम्हारे माँ बाप जीत जाएंगे रीत, कि तू अकेले अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख सकती है और तुझे किसी और से शादी के लिए बोलेंगे, वरना तेरे आर्थिक को तुझसे छीन लेंगे रीत, तू ऐसे हार नहीं सकती है रीत, मेरी रीत नहीं हार सकती है, समझी तू? रीत अपने आंसू पोंछे हुए बोली, हाँ साक्षी, तुम सही कह रही हो, मैं ऐसे हार नहीं मान सकती हूँ। मैं अपने माता पिता और पूरी दुनिया को दिखा दूंगी कि मैं अकेले अपने बच्चे का ख्याल रख सकती हूँ। साक्षी मुस्कुराते हुए बोली, ये हुई ना मेरी रीत वाली बात, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे लिए नौकरी देखती हूँ, पर तुझे थोड़ा इंतजार करना होगा। रीत ने ठीक बोलकर फोन रख दिया। बेटा, आप कब मुंबई आ रहे हो? आपको देखे हुए मुझे कितने साल हो गए हैं। सिमरन, रणविजय की माँ, फोन पर रणविजय से बात करते हुए बोली। रणविजय, माँ मैं जल्दी ही आ रहा हूँ। अब जब अपने इतने साल मेरा इंतजार किया है, थोड़े दिन और कर लीजिए,